दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। एनसीईआरटी श्रृंखला के अंतर्गत आज आप पढ़ेंगे छठवीं कक्षा की इतिहास हमारे अतीत भाग 1 का अध्याय 2 जो है आखेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक। इस अध्याय के अध्ययन से आप जान पाएंगे कि आखेटक कौन होते हैं, आधुनिक मानव के बारे में जानकारी कैसे मिलती है, पुरा स्थल किसे कहते हैं, पुरा पाषाण काल और नव पाषाण काल क्या है, इसकी प्रमुख उपलब्धियां क्या हैं, खेती और पशुपालन की शुरुआत कब से हुई, गर्तवास क्या होता है आदि के संबंध में। तो आइए शुरू करते हैं आज का चैप्टर अध्याय 2 छठी कक्षा की इतिहास जो है आखेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक। दोस्तों शुरू करने से पहले तुषार की रेल यात्रा के बारे में जानते हैं। तुषार अपने एक रिश्तेदार की शादी में दिल्ली से चेन्नई जा रहा था। रेल में उसे खिड़की वाली सीट मिल गई जहां से वह बाहर का नज़ारा देखने में मग्न हो गया। तेज दौड़ती गाड़ी से उसने देखा कि पेड़ पौधे घर खेत खलिहान बड़ी तेजी से पीछे की ओर छूटते चले जा रहे थे। तभी उसके चाचा ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, पता है, लोगों ने मात्र 150 साल पहले रेल से यात्रा करना शुरू किया था। बस तो इसके कुछ दशक बाद आई थी। तुषार सोचने लगा कि जब लोगों के पास आने जाने के लिए तेज रफ्तार वाली सवारियां नहीं थी तो क्या वे यात्राएं ही नहीं करते थे? क्या वे अपनी सारी जिंदगी एक ही जगह पर बिता दिया करते थे? नहीं, ऐसी बात नहीं थी। तो आरंभिक मानव आखिरकार इधर से उधर घूमते क्यों थे? तो दोस्तों हम उन लोगों के बारे में जानते हैं जो इस उपमहाद्वीप में 20 लाख साल पहले रहा करते थे। उपमहाद्वीप या सब कॉन्टिनेंट के बारे में आप पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। तो हम उन लोगों के बारे में जानते हैं जो इस उपमहाद्वीप में 20 लाख साल पहले रहा करते थे और आज हम उन्हें आखेटक खाद्य संग्राहक के नाम से जानते हैं। तो आखेटक खाद्य संग्राहक क्या है? तो ये दोस्तों आखेटक का अर्थ शिकारी होता है। शिकार के द्वारा अपने भोजन को इकट्ठा करना या उनको प्राप्त करना। भोजन का इंतजाम करने की विधि के आधार पर उन्हें इस नाम से पुकारा जाता है। आमतौर पर खाने के लिए वे जंगली जानवरों का शिकार करते थे, मछलियाँ और चिड़िया पकड़ते थे, फल फूल कंदमूल दाने पौधे पत्तियाँ अंडे इकट्ठा करते थे और इसी के आधार पर उन जो प्रारंभिक मानव थे उनको आखेटक खाद्य संग्राहक कहा जाता है। दोस्तों आखेटक खाद्य संग्राहक समुदाय के लोग एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहते थे और उनके एक जगह से दूसरी जगह पे घूमने के कई कारण थे। पहला कारण क्या था? यदि वे एक ही जगह पर ज़्यादा दिन तक रहते तो आसपास के पौधे फल फूल और जानवरों को समाप्त कर देते, इसलिए और भोजन की तलाश में उन्हें दूसरी जगहों पर जाना पड़ता था। दूसरा कारण उनकी यात्रा का ये था कि जानवर अपने शिकार के लिए या फिर हिरण और मवेशी अपना चारा ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे और इन जानवरों का शिकार करने वाले मनुष्य भी इनके पीछे पीछे जाया करते थे। तीसरा कारण क्या था? तो तीसरा कारण ये कि पेड़ और पौधों में फल फूल अलग अलग मौसम में आते हैं, इसलिए लोग उनकी तलाश में उपयुक्त मौसम के अनुसार अन्य इलाकों में घूमते रहे होंगे। और चौथा कारण मनुष्य के इधर उधर घूमने का ये था कि पानी के बिना किसी भी प्राणी या पेड़ पौधे का जीवित रहना संभव नहीं था और वे संभव है कि पानी झील झरनों और नदियों के तलाश के लिए वो उस तरफ जाते थे और झीलों और नदियों के किनारे बसे लोगों को सूखे मौसम में पानी की तलाश में इधर उधर जाना पड़ता था। तो आपने जान लिया कि किन कारणों से प्रारंभिक मनुष्य एक जगह से दूसरी जगह पर यात्रा करते थे। अब अगला प्रश्न ये उठता है कि आरंभिक मानव के बारे में जानकारी कैसे मिलती है? पुरातत्वविद जो होते हैं दोस्तों उनको कुछ ऐसी वस्तुएं मिली हैं जिनका निर्माण और उपयोग आखेटक खाद्य संग्राहक जो मनुष्य थे वो किया करते थे और ये संभव है कि लोगों ने अपने काम के लिए किन पदार्थों के? पत्थर के, लकड़ियों के और हड्डियों के औजार बनाए होंगे और इनमें से जो पत्थरों के औजार हैं वो आज भी बचे हुए हैं। कुछ औजारों का उपयोग फल फूल काटने, हड्डियां और मांस काटने, पेड़ों की छाल और जानवरों की खाल उतारने के लिए किया जाता था और कुछ के साथ हड्डी या लकड़ियों के मुट्ठे लगाकर भाले और बाड़ जैसे हथियार बनाए जाते थे। कुछ औजारों से लकड़ियां काटी जाती थीं। लकड़ियों का उपयोग ईंधन के लिए होता था। इसके साथ ही जो आवास बनाए जाते थे, झोपड़ी और अन्य औजार बनाने के लिए इनका प्रयोग किया जाता था। तो ये देखिए दोस्तों चित्र में आप देख सकते हैं ये
कैसे किस प्रकार से ये जो नुकीला पत्थर है, इससे वो पत्थर के औजार इनका उपयोग इंसान खाने योग्य जड़ों को खोदने के लिए करता था और जानवरों की खाल से बने वस्त्रों को सिलने के लिए भी इनका प्रयोग किया जाता था। अब देखते हैं रहने की जगह निर्धारित करना। तो कैसे जो प्रारंभिक मनुष्य थे उन्होंने रहने की जगह कैसे निर्धारित की। तो सबसे पहले आपको एक मानचित्र दिखाया जाएगा, इसमें विभिन्न जो चिन्ह हैं उन स्थानों को देखना है और लाल त्रिकोण वाले वे स्थान हैं, वे पुरास्थल हैं जहां पर आखेटक खाद्य संग्राहकों के होने के प्रमाण मिले हैं। इसके अलावा और भी कई स्थानों पर आखेटक खाद्य संग्राहक रहते थे और मानचित्र में कुछ गिने चुने स्थान ही चिन्हित किए गए हैं। इसके अलावा कई अन्य पुरास्थल नदियों और झीलों के किनारे पाए गए हैं। तो इस मानचित्र को ध्यान से देखिए, इसमें जो त्रिभुजाकार है ये पूरा पाषाणिक स्थल है। जैसे कुरनूल की गुफाएं हैं, कुरनूल की गुफाएं आप देख लीजिए। इसके अलावा ये जो हुंगसी जगह है वो है, ये पूरा पाषाणिक स्थल। इसके अलावा ये देखिए पय्यमपल्ली, ये नीले कलर से है, नवपाषाणिक पूरा स्थल है। और जो आपका ये देखिए आधुनिक नगर स्टार से दिखाए गए हैं। इसके अलावा महापाषाणिक जो ग्रीन से, जैसे ब्रह्मगिरी जो है वो आपका महापाषाणिक स्थल है। तो कोल्डिहमा नवपाषाणिक पूरा स्थल है दोस्तों, महागढ़ा नवपाषाणिक स्थल है और जो भीमबेटका है हमारा पूरा पाषाणिक स्थल है। तो ये सब स्थान आप देख लीजिए। बुर्जहोम एक जम्मू कश्मीर में है और मेहरगढ़ देखिए यहाँ पर है। मेहरगढ़ ये अब पाकिस्तान में है और ये ईरान वाले रास्ते पर पड़ता था। तो आप इन स्थानों के बारे में जानकारी मतलब सामान्य जानकारी ले लीजिए। इनके बारे में हम आगे विस्तार में पढ़ेंगे कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हुई थी। तो दोस्तों चूँकि पत्थर के उपकरण बहुत ही महत्वपूर्ण थे, लोग इसलिए ऐसी जगह ढूंढते रहते थे जहां पर अच्छे पत्थर मिल सके। भीमबेटका दोस्तों मध्य प्रदेश में स्थित है और इस पुरास्थल पर गुफाएं और कंदराएं मिली हैं। लोग इन गुफाओं में इसलिए रहते थे क्योंकि वहां उन्हें बारिश, धूप और हवाओं से राहत मिलती थी और ये गुफाएं नर्मदा घाटी के पास हैं। अब ये देखिए एक शैल चित्रकला का प्रसिद्ध उदाहरण देखिए। इसमें एक व्यक्ति है जो कि एक जानवर जैसे हिरन का पीछा करते हुए दिखाया गया है। इसमें जिन गुफाओं में लोग रहते थे उनमें कुछ दीवारों पर चित्र भी मिले हैं और कुछ सुंदर उदाहरण मध्य प्रदेश और दक्षिणी उत्तर प्रदेश की गुफाओं से मिले हैं। इनमें जंगली जानवरों का बड़ी कुशलता से सजीव चित्रण किया गया है। ये देखिए ये जो हैं ये गुफाएं हैं, यहाँ पे मानव निवास करते थे। ये गुफाओं के चित्र हैं। अब पूरा स्थल आपको जानना है दोस्तों कि पूरा स्थल क्या कहलाता है। पूरा स्थल उस स्थान को कहा जाता है जहां औजार, बर्तन और इमारतों जैसी वस्तुओं के अवशेष मिले हैं और ऐसी वस्तुओं का निर्माण लोगों ने अपने काम के लिए किया था और बाद में उन्हें वहीं छोड़ गए। ये ज़मीन के ऊपर, अंदर, कभी कभी समुद्र और नदी के तल में भी पाए जाते हैं। इन पुरास्थलों के बारे में आपको आगे के अध्यायों में बताया जाएगा। आग की खोज। दोस्तों आग की खोज मानव सभ्यता के इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण खोज मानी जाती है। आग और पहिए का आविष्कार ये जो है मानव सभ्यता के विकास का मील का पत्थर माना जाता है। दोस्तों कुरनूल की गुफा आपने देखा था, कुरनूल गुफा में राख के अवशेष मिले हैं। इसका ये अर्थ होता है कि जो हमारे आरंभिक लोग थे वो आग जलाना सीख गए थे और आग का प्रयोग कई कार्यों के लिए किया गया होगा, जैसे कि प्रकाश के लिए, मांस भूनने के लिए और ख़तरनाक जानवरों आदि को दूर भगाने के लिए। नाम और तिथियाँ। दोस्तों जो हमारे प्राचीन काल हैं या प्रारंभिक काल हैं इतिहास के, उनके नाम कैसे निर्धारित किए जाते हैं। तो दोस्तों पुरातत्वविदों ने अनेक कालों के अनेक नाम रखे हैं। आरंभिक काल को वो पूरा पाषाण काल कहते हैं। यह शब्द दो शब्दों, पूरा इसका अर्थ होता है प्राचीन और पाषाण यानी पत्थर। तो पूरा पाषाण जो है वो प्राचीन पत्थर से बना हुआ है। यह नाम पुरास्थलों से प्राप्त पत्थर के औजारे को महत्व को दर्शाता है। पूरा पाषाण काल 20 लाख पहले से 12,000 साल पहले के दौरान माना जाता है और पूरा पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है, आरंभिक, मध्य और उत्तर पूरा पाषाण युग।
मानव इतिहास की लगभग 99% कहानी इसी काल के दौरान घटित हुई है। इसके अलावा जिस काल में हमें पर्यावरणीय बदलाव मिले हैं उसे मेसोलिथ यानी मध्य पाषाण युग कहा जाता है। इसका समय लगभग 12,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले तक माना गया है। इस काल के पाषाण औजार आमतौर पर बहुत छोटे होते थे। इन्हें माइक्रोलिथ यानी लघु पाषाण कहा जाता था और इन औजारों में हड्डियों या लकड़ियों के मुट्ठे लगे हुए हंसिया और आरी जैसे औजार मिले हैं। साथ ही साथ पूरा पाषाण युग वाले औजार भी इस दौरान बनाए जाते रहे हैं। पूरा पाषाण काल और मध्य पाषाण काल आपने जान लिया। लघु पाषाण अगले युग की शुरुआत 10,000 साल पहले से होती है। इसे नव पाषाण युग कहा जाता है। नव पाषाण युग का अर्थ क्या होता है इसके बारे में हम इसी चैप्टर में थोड़ा आगे पढ़ेंगे। तो दोस्तों पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और जो नव पाषाण काल है, ये जो हमारे प्रारंभिक मानव के इतिहास का जो अध्ययन है इन्हीं आधारों पर किया जाता है। दोस्तों बदलती जलवायु का क्या प्रभाव पड़ा? तो लगभग 12,000 साल पहले दुनिया की जलवायु में कई बड़े बदलाव आए और गर्मी बढ़ने लगी। इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ? तो गर्मी जब बढ़ने लगी, कई क्षेत्रों में घास वाले मैदान बनने लगे। यहाँ हिरण, बारहसिंघा, भेड़, बकरी और गाय जैसे जानवरों की संख्या बढ़ गई जो घास खाकर जिंदा रह सकते थे। जो लोग इन जानवरों का शिकार करते थे वे भी इनके पीछे आए और इनके खाने पीने की आदतों और प्रजनन के समय की जानकारी हासिल करने लगे। हो सकता हो कि तब लोग इन जानवरों को पकड़कर अपनी ज़रूरत के अनुसार पालने की बात सोचने लगे हों और इस काल में मछली भी भोजन का महत्वपूर्ण स्रोत बन गई थी। खेती और पशुपालन की शुरुआत कब मानी गई? तो दोस्तों खेती और पशुपालन की शुरुआत जब इस दौरान भारतीय उपमहाद्वीप के भिन्न भिन्न इलाकों में गेहूं, जौ और धान जैसे अनाज प्राकृतिक रूप से उगने लगे थे। शायद महिलाओं, पुरुषों और बच्चों ने इन अनाजों को भोजन के लिए बटोरना शुरू कर दिया होगा और साथ ही वो ये भी सीखने लगे होंगे कि ये अनाज कहाँ उगते थे और कब पककर तैयार होते थे। ऐसा करते करते लोगों ने इन अनाजों को खुद पैदा करना सीख लिया और धीरे धीरे वे कृषक बन गए। तो कृषक जब बने तो उसके लिए उन्हें अस्थायी रूप से निवास करने की आवश्यकता पड़ी और जब उन्हें अस्थायी रूप से निवास करने की आवश्यकता पड़ी तो उन्होंने अपना घर भी बनाया था। दोस्तों लोग इस तरह अपने घरों के आसपास चारा रखकर जानवरों को बुलाने लगे, उनको पालतू बनाया होगा और सबसे पहले जिस जंगली जानवर को पालतू बनाया गया वह कुत्ते का जंगली पूर्वज था। धीरे धीरे लोग भेड़, बकरी, गाय और सूअर जैसे जानवरों को भी अपने घरों के नज़दीक आने के लिए उत्साहित करने लगे। ऐसे जानवर झुंड में रहते थे और ज़्यादातर घास खाते थे और अक्सर लोग अन्य जंगली जानवरों के आक्रमण से इनकी सुरक्षा किए करते थे और इस तरह धीरे धीरे मानव पशुपालक बन गए होंगे। तो लोगों द्वारा पौधे उगाने और जानवरों की देखभाल करने से बसने की प्रक्रिया शुरू हुई, क्योंकि जब ये पौधे उनके द्वारा पौधे लगाए गए और जानवर जंगली पौधों या जानवरों से भिन्न होते हैं, जिसकी वजह से बसने की क्रिया में अपनाए गए पौधे और जानवरों का लोग चयन करते हैं। उन्हीं पौधों और जानवरों का चयन किया गया जिनके बीमार होने की संभावना कम हो और लोग उन्हीं पौधों को चुनते हैं जिन्हें बड़े दाने वाले अनाज पैदा होते हों और साथ ही जिनकी मजबूत डंठल अनाज के पके दाने के भार संभाल सके और उन अनाज के दानों को अगले वर्ष उगाने के लिए उनको सुरक्षित भी रखा गया। और ऐसे जानवर पाले गए जो अहिंसक हो, जैसे मुख्य रूप से जो कुत्ता था, हिरण था और भेड़, बकरियां, ये सब पाले गए जिनकी दांत और सींग छोटे हों। दोस्तों एक नवीन जीवन शैली की शुरुआत हुई। धीरे धीरे इतिहास या जो क्रमिक विकास हुआ समय के साथ साथ एक नवीन जीवन शैली हुई। यदि आप किसी पौधे को बोकर देखेंगे तो आप पाएंगे कि इसे विकसित होने में कुछ समय लगता है। इसमें कुछ दिन, महीने या फिर साल लग सकता है। इसलिए जब लोग पौधे उगाने लगे तो उनकी देखभाल के लिए एक जगह पर लंबे समय तक रहना पड़ता था। बीज बोने से लेकर फसलों के पकने तक, पौधों की सिंचाई करने, खरपतवार हटाने, जानवरों और चिड़ियों से उनकी सुरक्षा करने जैसे बहुत से काम शामिल होते थे। कटाई के बाद अनाज का उपयोग बहुत संभाल कर करना पड़ता था। तो अनाज को भोजन और बीज दोनों के रूप में बचाकर रखना आवश्यक होता था। इसलिए लोगों को इसके भंडारण की बात सोचनी पड़ी और जो है बहुत से
इलाकों में लोगों ने मिट्टी के बड़े बड़े बर्तन बनाए, टोकरियाँ बुनी या फिर ज़मीन में गड्ढा खोदा और इसमें उनको संरक्षित रखने लगे। अब एक और है जानवर चलते फिरते खाद्य भंडार। तो दोस्तों, जो आरंभिक युग का मनुष्य था वो आखेटक और संग्राहक था और जानवरों को मारकर जमीन से कंदमूल, फल फूल और पत्तियां अपने भोजन के रूप में प्रयुक्त करता था। जानवर जो हैं वो खाते पीते चलते फिरते खाद्य भंडार कहे जाते हैं। जानवर बच्चे देते हैं, इससे उनकी संख्या बढ़ती है और अगर जानवरों की देखभाल की जाए तो उनकी संख्या तो बढ़ती ही है, साथ ही उनसे दूध भी प्राप्त हो सकता है जो भोजन का एक अच्छा स्रोत है और जानवरों से मांस भी मिलता है। दूसरे शब्दों में पशुपालन भोजन के भंडारण का एक सही तरीका है। इसके अलावा दोस्तों, आरंभिक कृषक और पशुपालकों के बारे में क्या जानकारी प्राप्त की जा सकती है? तो दोस्तों, जो आपने जो नीला वर्ग देखा था मानचित्र में, वो पुरातत्वविदों को शुरुआती कृषक और पशुपालकों के होने के साक्ष्य वहाँ से मिले हैं। ये पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में पाए गए हैं। इनमें सबसे पहले महत्वपूर्ण पश्चिमोत्तर क्षेत्र में, आधुनिक कश्मीर में और पूर्वी तथा दक्षिण भारत में पशुपालन और कृषि के प्रमाण मिले हैं। वास्तव में देखा जाए तो ये स्थान जो हैं कृषक और पशुपालकों की बस्तियां थीं या नहीं, इसे जांचने के लिए वैज्ञानिक खुदाई में मिले पौधे और पशुओं की हड्डियों के नमूनों का अध्ययन किया जाता है। इसमें सबसे रोचक जले हुए अनाज के दानों के अवशेष हैं। ऐसे लगता है कि गलती से या फिर जानबूझकर जलाए गए होंगे। वैज्ञानिक इन अनाज के दानों की पहचान कर सकते हैं और हमें पता चल सकता है कि उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में कौन सी फसलें उगाई जाती रही होंगी। इसके अलावा जानवरों की हड्डियों से भी उनकी पहचान की जा सकती है। और दोस्तों, अस्थाई जीवन धीरे धीरे बढ़ने लगा। जब मानव कृषि करने लगा, पशुपालन करने लगा, तो उसका जीवन धीरे धीरे अस्थाई होने लगा और वो आवास का निर्माण करने लगा। पुरातत्वविदों को कुछ स्थलों पर झोपड़ी और घरों के निशान मिले थे, जैसे कि बुर्ज होम जो कि वर्तमान कश्मीर में है। यहाँ पे लोग गड्ढे के नीचे गर्तवास में रहते थे। गर्तवास, गर्त का अर्थ गड्ढा होता है, वास का स्थान रहना। तो बुर्ज होम में गर्तवास के प्रमाण मिले हैं। इसमें उतरने के लिए सीढ़ियाँ होती थी जिससे ठंड के मौसम में सुरक्षा मिलती रही होगी। और पुरातत्वविद जो हैं उनको घर के अंदर और बाहर दोनों स्थानों पर आग जलाने के प्रमाण मिले हैं। इसके अलावा कई स्थानों से पत्थर के औजार भी मिले हैं। इनमें से कई ऐसे हैं जो पुरापाषाण युगीन उपकरणों से भिन्न हैं, इसलिए इन्हें नवपाषाण युग का माना गया। तो पुरापाषाण युग के और नवपाषाण युग के पत्थर के औजारों में भी अंतर होता है। ये अंतर किस प्रकार से हैं? तो दोस्तों, जिनकी धार अधिक पैनी है और उन पर पालिश चढ़ाई गई है वो नवपाषाण युग के हथियार हैं, और जो ऐसे खुरदुरे या बेडौल टाइप के हैं वो पुरापाषाण काल के हैं। ओखली और मूसल का प्रयोग अनाज और वनस्पतियों को प्राप्त कर अन्य चीज़ों को कूटने पीसने के लिए किया जाता था, और आज हजारों साल बाद भी ओखली और मूसल का जो प्रयोग है अनाज पीसने के लिए किया जाता है। नवपाषाण युग के कुछ उपकरण देखिए थोड़ा सुडौल हैं और इन्हें अच्छी तरह घिस कर और इनको एक सुडौल आकृति दी गई है, जबकि पुरापाषाण काल के स्थल औजार ऐसे नहीं थे। नवपाषाण युग के पुरास्थलों से कई प्रकार के मिट्टी के बर्तन भी मिले हैं दोस्तों। कभी कभी इन पर कुछ चित्रकारी और अलंकरण भी किया जाता था। बर्तनों का उपयोग चीज़ों को रखने के लिए किया जाता था। इसका प्रयोग लोग खाना बनाने के लिए भी करने लगे। चावल, गेहूं और दलहन जैसे अनाज जब आहार का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए, तब इसके साथ साथ लोग कपड़े भी बुनने लगे और कपास जैसे पौधे उपजाए जाने लगे। ये परिवर्तन हर जगह एक साथ आ गए होंगे ऐसा नहीं है। कई जगहों पर पुरुष, स्त्री पुरुष शिकार और भोजन करने का काम कर रहे थे, वहीं कुछ अन्य लोगों ने हजारों सालों के दरमियान धीरे धीरे खेती और पशुपालन को अपना लिया और मौसम के अनुसार बदल बदल कर अपनी जीविका को चलाया। दोस्तों, एक अध्ययन है, सूक्ष्म निरीक्षण यानी केस स्टडी टाइप है, मेहरगढ़ में जीवन मृत्यु। मेहरगढ़ दोस्तों वर्तमान पाकिस्तान में है और यह ईरान जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण रास्ते बोलन के दर्रे के आसपास हरा भरा समतल स्थान है। मेहरगढ़ संभवतः वह स्थान है जहां के स्त्री पुरुष ने इस इलाके में सबसे पहले जौ, गेहूं उगाना और भेड़ बकरी पालना सीखा। तो दोस्तों, भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे पहले मेहरगढ़ से
कृषि के साक्ष्य मिलते हैं। यहाँ से विभिन्न प्रकार के जानवरों की हड्डियाँ भी मिलती हैं, जैसे भेड़ और बकरियों की हड्डियाँ। मेहरगढ़ के घर का एक चित्र आप चित्र में देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर चौकोर और आयताकार घरों के अवशेष मिले हैं और मृत्यु के बाद सामान्यतः मृतक के सगे संबंधी को उसके प्रति सम्मान जताने के लिए और कब्रों में मृतकों के साथ कुछ सामान भी रखे जाते हैं। मेहरगढ़ में कई ऐसी कब्रें मिली हैं कि जिनमें मृतक के साथ बकरी को भी दफनाया गया है। संभवतः इसे परलोक में मृतक के खाने के लिए रखा गया होगा। दोस्तों, ये देखिए फ्रांस की एक गुफा का चित्र है। ये फ्रांस की गुफा में की गई चित्रकारी का बहुत ही मनोरम दृश्य है। ये फ्रांस यूरोपीय देश है और यहाँ एक पुरास्थल की खोज 100 साल पहले 4 स्कूली छात्रों ने की थी और ये 20,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल के पहले के बीच ये चित्र बनाए गए होंगे। इनमें कई जानवरों के चित्र हैं, जिनमें जंगली घोड़ा, गाय, भैंस, गैंडा, रेंडियर, बारहसिंघा और सुअरों को गहरे चमकीले रंगों से सजाया गया है। इन रंगों को लौह अयस्क और चारकोल जैसे खनिज पदार्थों से बनाया जाता था और यह संभव है कि इन चित्रों को उत्सवों के अवसर पर बनाया गया होगा। फिर इन्हें या तो शिकारियों द्वारा शिकार पर निकलने से पहले कुछ अनुष्ठानों के दौरान बनाया गया होगा। एक नवपाषाणिक पुरास्थल, तो दोस्तों तुर्की एक जगह है जिसको टर्की भी कहा जाता है। तो नवपाषाण युग में सबसे प्रसिद्ध पुरास्थलों में से एक चतालह्यूक, दोस्तों याद रखिएगा, नाम अलग से नोट कर लीजिएगा। चतालह्यूक ये तुर्की में है, जो कि एक नवपाषाणिक पुरास्थल है और यहाँ दूर दराज के क्षेत्रों से कई चीज़ें लाई जाती थीं और उनका उपयोग किया जाता था। सीरिया से लाया गया चकमक पत्थर, लाल सागर की कौड़ियाँ और भूमध्य सागर की सीपियाँ यहाँ पर प्राप्त की गई हैं। दोस्तों, आपको ये याद रखना होगा कि नवपाषाण युग तक यहाँ पर वाहन के पहिए और वाहन का विकास नहीं हो पाया था और लोग सामान खुद या जानवरों की पीठ पर ढोकर ले जाते थे। तो ये था आज का वीडियो। इसमें आपने देखा 6वीं कक्षा के इतिहास हमारे अतीत भाग 1 का अध्याय 2 जो था आखेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक। इस चैप्टर में कहीं कोई समस्या हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।